कल हमने आपको स्वामी रामदेव जी महाराज के सपनों को मूर्त रूप देने तथा संस्था के निर्माण एवं विस्तार में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से आपका साक्षात्कार कराया। साथ ही पतंजलि योगपीठ फेज 2 में स्थित विभिन्न सेवा प्रकल्पों से आपका परिचय करवाया। आज हम पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय से आपका परिचय कराएंगे। साथ ही जानेंगे कि संस्थान द्वारा किस तरह स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए ग्रामोद्योग की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। ग्रामोद्योग सेवा प्रकल्प के अंतर्गत निर्मित गौशाला ये संदेश देती है कि यदि हमने पशुधन को सुरक्षित रखा तो वे किस तरह हमारे ग्रामोद्योग का आधार बन सकते हैं। पतंजलि संस्थान के इन सेवा प्रकल्पों की जानकारी देशवासियों को देने के पीछे हमारा मकसद भी यही है कि प्रत्येक भारतवासी के मन में स्वदेशी भाव जागे और वे पतंजलि योगपीठ से प्रेरणा लेकर खुद को तो आत्मनिर्भर बनाएंगे ही, साथ ही देश को सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक गुलामी से बचा पाएंगे। पतंजलि योगपीठ परिसर में ये मेरे पीछे है पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, जिसमें 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है। इसमें इसके बैक साइड में जहां आपको अभी ले चलेंगे वहाँ जो है लड़कों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, और ये जो बाएं तरफ आप देख रहे हैं वहाँ बेटियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। कुल मिलाकर के 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर छात्रावास में रह सकते हैं। और विश्व में ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा संस्थान है और कॉलेज भी, जहाँ पर बच्चों को योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में संपूर्णता से शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ में आनुभूतिक ज्ञान से अवगत कराया जाता है। और पंचकर्म, षटकर्म से लेकर के शल्य चिकित्सा से लेकर के, क्योंकि योगाग्राम वहाँ पर भी 500 से ज़्यादा रोगियों की ठहरने की व्यवस्था है, और सामान्य एकोमोडेशन से लेकर के और विशिष्ट आवासीय सुविधा की वहाँ पर व्यवस्था की गई। वहाँ पर लोग आकर के जब योगाग्राम का वहाँ, क्योंकि पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक सामान्य रूप से एक सेवा की व्यवस्था, सहयोग राशि की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके, और जो समर्थ लोग हैं वो भी थोड़ा थोड़ा करके इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दे सकें। तो योगाग्राम में मैं कह रहा था करीब 500 से ज़्यादा रोगियों के ठहरने की व्यवस्था है, उसको और बहुत बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है। और जिस तरह की व्यवस्थाएं योगाग्राम में हैं, शायद वैसी व्यवस्थाएं दुनिया के किसी ही दूसरे प्राकृतिक चिकित्सालय में होंगे। और जो अरावली की पहाड़ियाँ, चारों तरफ जंगल और जो प्राकृतिक वातावरण है वो तो अद्भुत है, एक्सीलेंट, वैसा तो कहीं शायद ही कहीं होगा। और ये जो आपको अभी मैंने आयुर्वेद कॉलेज के बारे में बताया, यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको यहाँ ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है जहाँ पर योग और षटकर्म की, पंचकर्म की व्यवस्था की गई है। ये पूरा भवन उसी के लिए रखा गया है। तो जो आयुर्वेद कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वे यहाँ पर पंचकर्म और षटकर्म के बारे में भी सीखते हैं। वो बच्चे यहाँ पर रोज इस यज्ञशाला में हवन करते हैं। मेरे बाएं तरफ आप देख रहे हैं ये यज्ञशाला है। प्रतिदिन यहाँ पर हवन होता है, और हवन में जहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे सम्मिलित होते हैं, वहीं पर पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर हवन करते हैं। और नियमित रूप से यहाँ यज्ञ का लाभ बच्चे लेते हैं। इसके चारों तरफ वैसे केला शुभ भी माना जाता है, और यहाँ पर ये इतने जो सुंदर यज्ञशाला है अपने आप में बहुत भव्य है। और ये जो है स्थायी आरसीसी का स्ट्रक्चर है, जहाँ विशेष उत्सव होते हैं। जैसे अभी शारदीय नवसंवत्सर दिवाली थी, होली पर, दिवाली पर, और 15 अगस्त, 26 जनवरी, रामनवमी से लेकर के यहाँ पर चारों वेदों का यज्ञ हो चुका है। और योगाग्राम में तो हमने जो विशेष इष्टियाँ
जिनका विधान हमारे यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ से लेकर के और अलग अलग प्रकार की जो इष्टियों का वर्णन है, उनका भी अनुष्ठान बीच बीच में होता रहता है। यहाँ जहाँ यज्ञ होता है वहाँ सुबह से शाम तक यहाँ पर योग की व्यवस्था भी रखी जाती है। जो आने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर योग अभ्यास करके आरोग्य भी पाते हैं। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का उद्घाटन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने खुद आकर के किया और उस समय का उनका आपने भाषण सुना होगा कि पूरी दुनिया में मैंने पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज जैसा आयुर्वेद का शिक्षा एवं चिकित्सा संस्थान नहीं देखा। ये हमारे दयानंद शर्मा जो हमारे यहाँ के प्राचार्य हैं और इनके साथ हम यहाँ आपको एक छोटा सा दिग्दर्शन कराते हैं। ये संग्रहालय है रचना शरीर, माने शरीर से संबंधित जो हमारी रचना है उसके बारे में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। आप दाएं से लेकर के बाएं तक ये पूरे अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स के बारे में बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था रखी गई है और यहाँ पर शरीर की रचना को जो उनके मॉडल्स हैं उनके माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर भ्रूण से शुरू होता है और भ्रूण से शुरू होकर के फिर ये जो है गर्भावस्था में किस तरह से बच्चा अपन आगे बढ़ता है, पनपता है और उसके बाद में ये गर्भ में बच्चे को ब्लड की सप्लाई किस तरह से होती है उसको यहाँ पर समझाया गया है। और ये क्या रखा है, ये मस्तिष्क को रखा गया है और उसकी डिफरेंट जो सेक्शंस हैं जो है उसको बताया गया है कि किस तरह से मस्तिष्क के अलग अलग भाग कार्य करते हैं। और ये त्वचा के लिए तो त्वचा की कई लेयर्स होते हैं। कितनी लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। तो उन 7 लेयर्स के बारे में विस्तार से जो पुराना और नया सब एक ही है। किस तरह से एक एक महीने के बाद बच्चा आगे बढ़ता है और फिर जो है वो बच्चा पूरी तरह से विकसित होकर के और बाहर आता है। फिर ये इस और पेशी तंत्र हैं, मांसपेशियां हैं और जो है ये अलग अलग ऑर्गन्स को लेकर के बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के ये पूरी रचना यहाँ पर मॉडल के माध्यम से समझाते हैं। और ऐसे कितनी लैब है अपने पास में? अपनी अपनी लैब है हर एक विभाग की। 14 लैब है विभाग, लेकिन अभी जो है 6-7 विभाग है। हाँ, तो जो है हर एक विभाग की अपनी लैब है और उसमें लैब और म्यूजियम्स के माध्यम से उसको समझाया जाता है। ये जो है शव विच्छेदन कक्ष है। यहाँ पर ये मुर्दों को लाते हैं और वो तो मॉडल्स के माध्यम से समझाया था। ये जो है शव रखे हुए हैं यहाँ और इन शवों को फिर जो है चीर फाड़ करके बच्चों को ओरिजिनल जो है शल्य चिकित्सा के इनमें जो सहयोगी होते हैं वो भी चीज़ें सिखाते हैं और साथ में पूरा शरीर विज्ञान समझाते हैं कि शरीर रचना, शरीर क्रिया, किस तरह से शरीर काम करता है, कैसे चिकित्सा में उनको मदद मिले, बच्चे ठीक से उस दक्षता प्राप्त हो सके, उसको ठीक से समझ सकें बच्चे। जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत, आयुर्वेद के जो बेसिक्स हैं उसको समझाने के लिए ये एक व्यवस्था दी गई है चार्ट्स की कि आयुर्वेद मूल सिद्धांत क्या हैं। वात पित्त कफ आदि के, अष्ट धातु के, क्योंकि सप्त धातु तो जानते हैं, ओज को हम पंच महाभूत के, तो अलग अलग ऋतुचर्या, दिनचर्या, जो है शरीर के पूरे
जो रचना है उसको लेकर के और जो औषधियाँ हैं उनको लेकर के, जो आयुर्वेद किस तरह से कार्य करता है, आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं उसको लेकर के यहाँ पर एक व्यवस्था दी जाती है। तो ये प्रथम वर्ष में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो प्रथम वर्ष में ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस तरह से जो है आयुर्वेद की जो चिकित्सा है उसके मूल आधार स्थापित करने के लिए जो मूल सिद्धांत है उसको समझाने के लिए। विश्व चिकित्सा के बारे में, उसका जो कानूनन पक्ष है और उसका जो उपचार का व्यवहारिक पक्ष है, उसके बारे में बच्चों को समझाने के लिए ये तमाम तरह के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं कि विष लेने के बाद में शरीर की या आघात लगने के बाद में शरीर की क्या अवस्था होती है उसको लेकर के अलग अलग प्रकार के चित्रों को दर्शाया गया है। और जिन यंत्रों से आघात लगता है, शरीर के ऊपर चोट लगती है, तो भाला से लेकर के, तीर से लेकर के, तलवार से लेकर के और गोली से लेकर के, कहीं बम ब्लास्ट होता है, उस सब के द्वारा जो शरीर को हानियां पहुंचती हैं या कोई सुसाइड कर लेता है, तो वो सारी अवस्थाओं को दर्शाया गया है। और फिर अलग अलग प्रकार के विष वो किस कंडीशन में होते हैं, ये सारे विष भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस तरह से ये जो है विष लेने से शरीर में हानियाँ आदि होती हैं। और उस कि कानून पक्ष को इसलिए पढ़ाया जाता है कि जिससे कि वैद्य की को कोई जो है कोई जोखिम ना हो, क्योंकि यदि कानून का आपको ज्ञान नहीं हो, आप ऐसे केवल मात्र दयालु भाव से उपचार करते हैं तो उससे आपकी जिंदगी के लिए भी जोखिम हो सकता है। इसलिए कानून के बारे में भी जो है थोड़ा सा उनको बताया जाता है कि किस किस तरह से जो है गोली लगने पर, चोट लगने पर, बम आदि फटने पर या फिर जो है सुसाइड आदि करने पर या अलग अलग प्रकार के विष लेने पर कौन कौन सी कानून की धाराएं आदि बनी हुई हैं और उनके अनुसार जो है क्या क्या उसमें कानूनी प्रावधान है, उसके साथ साथ इलाज के बारे में बताया जाए। इस तरह से अपने जैसे अष्टांग योग है तो अष्टांग आयुर्वेद उसको बच्चों को 5 साल के दौरान पूरा पढ़ाया जाता है। और बीमार ना हो उससे लेकर के स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च तक, कि बीमार होने से बचाया जाए और बीमार होने के बाद में किस तरह से उपचार दिया जाए। ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का स्वस्थ वृत्ति विभाग है। यहाँ पर बच्चों को ये समझाया जाता है कि बीमार होने से कैसे बचा जाए। आयुर्वेद का उद्देश्य मात्र बीमारों का उपचार करना ही नहीं, बीमार होने से लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे वो अपने स्वास्थ्य की अधिक वृद्धि करें, बल की वृद्धि करें, किस तरह से ऐसे, क्योंकि आयुर्वेद में जो औषधियाँ उनकी भी व्यवस्था ये है, कुछ तो रोगनाशक औषधियाँ हैं, बाकी रसायन के रूप में औषधियाँ हैं, बल वर्धक औषधियाँ हैं, शक्ति वर्धक औषधियाँ हैं, स्वास्थ्य वर्धक औषधियाँ हैं, आयु वर्धक औषधियाँ हैं, सौंदर्य वर्धक औषधियाँ हैं। माने औषधियों की, जड़ी बूटियों की भी ऐसी व्यवस्था है जो रोग नाशक होने के साथ साथ स्वास्थ्य वर्धक, बल वर्धक, शक्ति वर्धक, आयु वर्धक, सौंदर्य वर्धक औषधियाँ, और इसके साथ साथ दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या और कुछ ऐसी नित्य कर्म की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, जल नीति, सूत्र नीति, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ये सब एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। तो ये जो वैसे कहा जाए तो आयुर्वेद का ही एक भाग है योग, माने आरोग्य की दृष्टि से। वैसे तो योग और अध्यात्म एक बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन आरोग्य की दृष्टि से आयुर्वेद की चिकित्सा का एक हिस्सा है यौगिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, पंचभूत चिकित्सा। और इसमें ये जो है लोगों को रोगी होने से कैसे बचाया जाए उसके बारे में यहाँ बच्चों को अलग अलग प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर सूर्य नमस्कार से लेकर के आसन, प्राणायाम, व्यायाम से लेकर के योग की क्रियाओं का भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। जन नीति, सूत्र नीति आदि भी करवाई जाती हैं, उसके लिए भी यहाँ पर ये लोटा आदि रखे हुए हैं, जो है सूत्र नीति आदि की व्यवस्था रखी हुई है। और सूत्र नीति, जल नीति के साथ साथ नस्य आदि भी देने की व्यवस्था है। ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का द्रव्य गुण विज्ञान विभाग है, जहाँ पर अलग अलग जो द्रव्य हैं उनके क्या क्या गुण हैं, औषधियों से लेकर के, वनस्पतियों से लेकर के, और अलग अलग जो मिनरल्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हैं, फिर अलग अलग प्रकार की खनिज हैं,
आयुर्वेद में कहा जाता है ना कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो औषधि ना हो। पदार्थ जो है या दुनिया के सारी वस्तुएं जो है वो पदार्थ है, हाँ, द्रव्य है, हाँ हाँ जी, वस्तु है, औषधि है। नास्ति द्रव्यम अनौषधम, कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो। तो चित्रों के माध्यम से भी ऊपर उसको प्रदर्शित किया गया है और नीचे अलग अलग प्रकार की ये औषधियां रखी गई जिससे बच्चों को उनकी पहचान भी हो। आपको कुछ खास दिखा देते हैं, शायद 12 साल में आप एक बार देख पाए वो फूल है। ये जिमीकंद के ऊपर 12 वर्ष में फूल आता है और वो फूल ये जो है अभी खिला हुआ तो नहीं है, लेकिन इस समय खिला हुआ नहीं, लेकिन आप इसको कम से कम देख तो सकते ही हैं। और श्रद्धेय आचार्य श्री की क्योंकि इनमें बहुत रुचि रहती है और जहाँ से जो भी मिलता है उसको वो संग्रह कर लेते हैं। तो ये जिमीकंद का पुष्प है जो करीब 12 सालों में उसके ऊपर खिलता है। और ये जो है हिमलता है। अब मैंने भी ये पहली बार देखा है। गंगोत्री की तरफ से पहाड़ से ये श्रद्धेय आचार्य श्री लेकर आए या नेपाल से लेकर के आए हैं। तो ये भी बड़ा जबरदस्त है क्योंकि देखने में ऐसा जीव जंतु जैसा लग रहा था ये दूर से और इसमें इसकी आकृति भी बड़ी खूबसूरत है। अब इसके जो लाभ होंगे वो तो अलग हैं ही। तो काकड़ा सिंगी तो क्योंकि कफ के लिए हम जो श्वासारी बनाते हैं, हाँ, श्वासकाश रोगों में ये तो बहुत एकदम फ्रेश दिख रही है क्योंकि हमने बहुत इसका प्रयोग किया है काकड़ा सिंगी का। और कफ रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है ये, बहुत ज़बरदस्त इसका लाभ होता है। थोड़ा महंगा तो होता है ये, बालम खीरा। और जो है अलग अलग प्रकार की औषधियाँ, अलग अलग प्रकार के द्रव्य, उनके गुणों के बारे में बच्चों को बताया जाता है। ये रसतंत्र विभाग है और आयुर्वेद में किस तरह से रस रसायन तैयार किए जाते हैं, कॉपी पक्व तैयार किए जाते हैं। तो ये बालों का यंत्र, दोला यंत्र, ये बच्चों को डमरू यंत्र, अलग अलग तरह के यंत्र हैं। और फिर इसमें अलग अलग प्रकार के विषय वर्ग हैं, अलग अलग प्रकार के जो है कुछ हार्ड मेटल्स होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्ड मेटल्स नहीं होती। जैसे ये मुक्ता शुक्ति आप देख रहे हैं, मोती की सीप होती है, ये ऐसे तो बहुत बड़ी होती है, उसका एक छोटा सैंपल यहाँ रखा गया है जो है। तो ये प्रवाल है, प्रवाल में भी 2 तरह का, एक शाखा होती है, एक मूल होता है। तो ये मूल है यहाँ पर। और ये शंख है, शंख की नाभि है, इसकी भस्म बनाई जाती है। ये आयुर्वेद के अलग अलग विभागों से आपको थोड़ा सा परिचय करवाया है। ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के छात्रावास हैं। सामने आपने उसका मुख्य भवन देखा आयुर्वेद कॉलेज का, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर 100 बेड से ज़्यादा का हॉस्पिटल है पतंजलि योगपीठ परिसर में ही। और ये छात्रावास है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पुरुष छात्रावास है पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लड़कों के लिए है, उधर लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए जो है छात्रावास है। तो ऐसे ये 3 अलग अलग इसके परिसर बने हुए हैं, 3 अलग अलग बड़े भवन बने हुए हैं। जब 500 से ज़्यादा बच्चों के आवास की, भोजन की और उनके खेल कूद की, ये हमारे कॉलेज के छात्र हैं। अब ये खेल रहे थे ये, और मुझे देख करके ये छात्रावास में आ गए तो सब बच्चों को आशीर्वाद है। ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का महिला छात्रावास है। बेटियों की यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है और उनको पूरा एक सुरक्षित वातावरण दिया जाता है। चारों तरफ फेंसिंग है और इसके जो गेट हैं वो उनके ऊपर सभी जगह चौकीदारों की व्यवस्था रखी गई है। और इसमें हम खुद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जागरूकता रखते हैं और सब बेटियों को एक ऐसा वातावरण दिया जाता है कि जिससे कि उनके अध्ययन से लेकर के और उनके आचरण तक सबके ऊपर गंभीरता से
काम किया जा सके और एक सुरक्षित वातावरण उनको, एक पवित्र वातावरण उनको यहाँ पर प्रदान किया जाता है। जाओ जाओ, भगवान खूब खुश रखे सबको। अभी हम हैं पतंजलि ग्रामोद्योग के परिसर में और संकल्प है हमारा ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि का। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा परिसर तैयार किया गया है, जिससे कि गांव के लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके कि हमें गो आधारित खेती कैसे करनी है, पशुपालन कैसे करना है, गायों की जो भारतीय नस्लें हैं उनको हमें कैसे बचा करके रखना है। ये जो है अलग अलग प्रकार के जो गृह उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, ग्रामोद्योग हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर दाहिनी ओर व्यवस्था है। और आप मेरे दाईं ओर जो पूरा देख रहे हैं, ये यहाँ पर गौशाला है और गौशाला में सभी देसी नस्ल की गायें हैं और धूप में वो घूम सके उसके लिए ये बाहर का आंगन है और बाहर भी उनके चारा खाने की व्यवस्था रखी गई है। अंदर भी आपको अभी गायों का दर्शन कराएंगे और ऐसी गौमाता शायद आपने जिंदगी में बहुत कम लोगों ने देखी होगी। उस गौमाता का भी दर्शन होगा और गौमाता के दर्शन के साथ साथ गो आधारित खेती, जो डेयरी उद्योग है, गोबर से किस तरह से हम एनर्जी उपलों से लेकर के और जेब्रेलिक एसिड से लेकर के जो 1 साल पुराना करीब कंडा या उपला हो जाता है उससे बना सकते हैं। तो जो कुदरती खाद और कुदरती कीट नियंत्रक, उसके भी तरीकों के बारे में बताएंगे, बीज अमृत के बारे में भी आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि ये जो पूरा परिसर है यहाँ पर किस तरह से गाय को लेकर के जो पूरा शोध चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है और प्राकृतिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से जो कुदरती खेती हो रही है। और यहाँ पर ये जो अलग अलग प्रकार के जो सेवा प्रकल्प हैं, इसमें जो स्वदेशी उद्योग है, उस ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, गृह उद्योग की कल्पना को यहाँ पर साकार किया गया है। पतंजलि ग्रामोद्योग में ये गौशाला है जो आप मेरे दाएं और बाएं ओर देख रहे हैं। दूध निकालने का समय हो गया है शाम का, काफी दूध निकल चुका है मेरे बाएं ओर, आप देख सकते हैं यहाँ ड्रम्स में भरा हुआ है दूध और यहाँ से निकल के आश्रम में, पतंजलि उपपीठ में ये दूध जाता है ब्रह्मचारियों के लिए, सेवाव्रती भाइयों के लिए। और यहाँ भी दूध भी निकाल रहे हैं। ये मेरे अलग अलग दाएं बाएं तरफ अलग अलग नस्ल की गायें हैं। ये राठी नस्ल की गाय है और इसके साथ में जो है जो दूसरी गाय है वो थारपारकर नस्ल की गाय है, जो राजस्थान की नस्ल की बहुत अच्छी नस्ल की गाय है। ये राठी नस्ल की गाय हैं। फिर आगे साहिवाल नस्ल की गायें हैं, हरियाणवी नस्ल की भी गायें हैं। और दूध हम गुरुकुल में बहुत निकाला करते थे। ये जो है ब्रह्मचारी हमारा यहाँ दूध निकाल रहा है। क्या नाम है? लक्ष्मी। ये भी है। ये इनके छोटे छोटे बछड़े हैं, आप मेरे दाहिनी ओर देख रहे हो। और ये इन गायों का गद्दा है, माने इस गद्दे के ऊपर ये विश्राम करती हैं। इससे एक तो खुरपका रोग नहीं होता और इससे गायों का दूध भी बढ़ता है। हमारे जो है भाई जैन जी इन गायों की देखरेख में रहते हैं। ये बहुत कम देश की गौशालाओं में होगा ये गद्दे के ऊपर गायें विश्राम करती हैं। आप यहाँ इन छोटे बच्चों के लिए भी देख रहे हैं, ये पूरी लाइन गद्दों की है। गाय का दूध निकालने के बाद जो है उसमें करीब कितनी देर तक गाय का थन खुला रहता है? करीब आधा घंटे तक गाय का जो थन है वो खुला रहता है। उस समय पशु को बैठने नहीं देना चाहिए, नहीं तो उससे जो बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, वो स्तन में प्रवेश कर जाते हैं और उससे जो थन पका का रोग, स्तन खराब हो जाता है और उसमें कई तरह के रोग पैदा हो जाते हैं।
तो ये धारोष्ण दूध जो अभी गाय का निकाला, हमने तो बहुत बचपन में कभी पिया होगा। इसका अलग स्वाद होता है, शहर वालों को तो इसका स्वाद तो कहाँ से लेंगे, उन्होंने तो देसी गाय देखी नहीं होती है। वो तो लोहे की गाय भैंस का दूध पीते हैं, अर्थात मशीनों के अंदर दूध तैयार हो जाता है नकली, और उसको पीते रहते हैं। गौशाला में सबसे जरूरी चीज होती है नंदी। आइए आपको नंदियों से परिचय कराते हैं। मैं यहाँ इस गौशाला में नंदीशाला के अंदर हूं अभी। ये मेरे आप बाईं तरफ देख रहे हैं, ये हरियाणवी नस्ल के, देसी नस्ल के सांड हैं, और इन सांडों की माँ और इसका पूरा वंश, उसका पूरा रिकॉर्ड है, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसी संतान तैयार होती है। ये जो सांड है, इन्हीं के आधार पर गायों का दूध तैयार होता है। ये मेरे दाहिनी ओर जो सांड है, ये राठी नस्ल का सांड है, और इसमें खास बात ये होती है, ये आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं, ये शाहीवाल नस्ल का सांड है, बहुत शरीफ है, और साहिवाल गाय भी बहुत शरीफ होती है, दूध भी बहुत अच्छा देती है। आप इसका ऊन देख सकते हैं। हमारी गायों की नस्ल खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण रहा कि हमने नंदियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसकी इंसान जैसी प्रकृति है, और जैसे इंसानों में हम गोत्र को टालते हैं और एक कुल खानदान में शादी नहीं करते, उससे बहुत भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं और इंसानों की नस्ल खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही गायों के साथ में हमने अत्याचार किया। नंदी के ऊपर ध्यान न देने से, गायों को जो नया दूध कराते उसके ऊपर ध्यान न देने के कारण से यह हुआ कि हमारी गायों की नस्लें खराब हो गई। जिस तरह से गौशालाएं बनाई गई हैं, ऐसे नंदीशालाएं भी बनाई जानी चाहिए। और एक बार जिस माँ को जिस सांड से क्रॉस किया गया, उसकी जो आगे बछड़ियां हैं, उसको उस सांड से क्रॉस नहीं कराना चाहिए। गौ माता की रक्षा बहुत ही जरूरी है। जैसे एक स्वस्थ मनुष्य के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है, तो गायों के संपूर्ण पोषण के लिए, उनके आरोग्य के लिए भी पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। पौष्टिक आहार न मिलने से गायों में बांझपन आता है। पौष्टिक आहार न मिलने से गायों का दूध कम होता है। पौष्टिक आहार न मिलने से गायों को कई तरह की डेफिशिएंसी बीमारी होती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, और थन पका रोग हो जाता है, और बांझपन आदि बीमारियां होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, हम जब गुरुकुल में थे तब भी खुद पकाया करते थे ऐसे गायों के लिए दलिया। तो ये दलिया पक रहा है गायों के लिए। इसमें बिनोला है, इसके अंदर जो है बिनोला के साथ साथ जैन साहब और क्या क्या है? तीरा है महाराज जी। तीरा डालते हैं इसके अंदर, चोकर डालते हैं, और चोकर डालते हैं, नमक डालते हैं महाराज जी, नमक डालते हैं। और ये एक एक गाय को करीब औसत रूप से करीब 2 किलो देते हैं। जी महाराज जी, 2 केजी। ये करीब 2 किलो ये दलिया एक एक गाय को दिया जाता है। पतंजलि ग्रामोद्योग का ये 12 किलोवाट का बायोगैस पावर जनरेटर प्रोजेक्ट है, संयंत्र है, जिसमें 120 घन मीटर जो है 12 किलोवाट बायोगैस यहां जनरेट करते हैं। और ये इसके 2 जो है इस संयंत्र लगे हुए हैं, एक पीछे की ओर एक आगे की ओर। यहां से इसमें गोबर डाला जाता है। हमारे डॉक्टर राजेश जैन यहाँ पर हैं, वो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हो इसमें? जी महाराज जी, इसमें 1500 किलो गोबर डालते हैं, 1500 लीटर पानी डालते हैं, दोनों को यहाँ मिक्सिंग करते हैं। इसमें मिक्सर लगा हुआ है, और ये चार्जिंग छोटी सी मोटर लगा रही है। कितने किलोवाट की मोटर है? ये 5 की है महाराज जी, 5 HP की मोटर है। तो 5 HP की मोटर ये दोनों को मिक्सिंग करती है। और इसमें 60 के 2 हैं। जब पहला एक में चलाते हैं, जब एक पूरा हो जाता है इसके बाद दूसरे में खोल देते हैं तो दूसरे में जाता है। अच्छा। इस प्रकार ये 24 घंटे में 120 घन मीटर गैस का प्रोडक्शन करती है। और पूरे भारतवर्ष में ये पहला ऐसा प्लांट है जो टोटल बायोगैस से चलता है। ये जनरेटर जो है ये टोटल बायोगैस से चलता है। वैसे और जो जनरेटर हैं अपने देश में, उसमें 30% डीजल का प्रयोग होता है, 60% बायोगैस का होता है। लेकिन ये हमारा पतंजलि के ग्राम उद्योग का पहला ऐसा बायोगैस संयंत्र है जो टोटल 100% बायोगैस से चलता है।
ये 10 HP लोड को 6 घंटे तक चलाता है हमारे, जबकि यहाँ पर लाइट नहीं होती है तो गौशाला में 10 HP का जितना लोड है वो हमारा 6 घंटे तक इससे पूर्ति हो जाती है। बाकी का जो हमारा बायोगैस की स्लरी निकलती है उसको हम जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। गोबर गैस संयंत्र से ये स्लरी तैयार हो जाती है गोबर की, और 3 दिन के बाद में इस मोटर से पंप करके इस टैंकर के अंदर उस स्लरी को डाल दिया जाता है। और फिर क्योंकि यहाँ पर जो सैकड़ों एकड़ भूमि है उसमें हम जैविक खेती करते हैं, सेंद्रीय कुदरती खेती करते हैं, और इस स्लरी का उपयोग फिर फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यूरिया, DAP, तमाम तरह के और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन रासायनिकों से मुक्त आज विश्व मुक्त खेती की जरूरत है, जिससे कि शुद्ध आहार जो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है वो सबको मिल सके। ये आप पीछे देख रहे हैं खाद बनाने का एक तरीका, जिसको क्या कहते हैं जैन साहब? नादेप बोलते हैं महाराज जी, नादेप पद्धति, नेडप पद्धति से। और 3 तरह की खाद बनाने के लिए जो है हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं। और ये जो भारत स्वाभिमान संकल्प पत्र है हमारे सपनों का भारत, इसमें हमने वो सारी तकनीक, कुदरती खाद और कुदरती कीटनाशक बनाने की सारी जानकारियां भी इसके अंदर दी हुई है। बीजामृत बनाने के लिए भी पूरी जानकारियां इसमें दी हुई है। एक संजीवक खाद के बारे में हम बताते हैं, एक जीवामृत खाद के बारे में बताते हैं, एक कंपोस्ट खाद और हरी खाद जो है जो खेतों में तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये कंपोस्ट खाद बनाने का तरीका है, जिसमें गोबर और जो खेतों में जो फसलों का जो अवशेष होता है, जो जिसको लोग कचरा समझ करके फूंक देते हैं, वो सारा खेतों का कचरा और इसमें गोबर की लेयर लगा करके इसमें पानी डालते रहते हैं। कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये 4 महीने में तैयार हो जाती है महाराज जी। 4 महीने में खाद तैयार हो जाती है। और जो सामान्य खाद है उससे कितनी ज्यादा गुणकारी होती है? ये महाराज जी उससे 2 गुना ज्यादा गुणकारी होती है। तो खेतों का कचरा भी वो जो है हमारे लिए फिर खतरा नहीं रहता। और तमाम तरह के अब जैसे ये जो है फसलों के जो डंठल हैं, जो भी अवशिष्ट भाग होते हैं, शाक सब्जियों के अवशिष्ट भाग होते हैं, पत्ते होते हैं पेड़ों को, उन सब को भी एक एक पत्ता जो है एक नोट के समान होता है, ऐसा जैविक खेती में माना जाता है। ये गेहूं की अलग अलग प्रजातियां तैयार की जाती हैं? जी महाराज जी, अलग अलग प्रजातियां हैं इनकी। हम एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस खाद में कितना अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग है। बीजामृत अलग अलग है महाराज जी, 2 प्रकार के बीजामृत हैं जिनसे हम उसको बीज को बीजामृत करते हैं। तो दोनों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्रायल लगे हुए हैं और आगे भी है। इसमें ये बीच वाला बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बीच वाला अच्छा है महाराज जी। इसमें हमारा दूसरे प्रकार का खाद डाला हुआ है। कौन सा? ये जो संजीवक खाद है उसका प्रयोग किया हुआ है इसमें। हाँ। है ये केचुए वाली खाद, क्या खाद बोलते हैं इसको? केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट महाराज जी। वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद। तो इसमें ये क्योंकि अभी सर्दी का मौसम, ऊपर पुराल जो धान का जो ऊपर का जो है भूसा होता है, पुराल जो उससे ढका हुआ है, ये जो है केचुए, ये कहाँ से आते हैं केचुए? ये महाराज जी यही हम पास में इकट्ठा करते हैं बरसात कालीन, बरसात का जब समय होता है। देसी केचुए हमारे पास। बाकी लोग विदेशी केचुए से खाद बनाते हैं, लेकिन हमारा पतंजलि ग्राम उद्योग में देसी केचुए से खाद तैयार करते हैं। विदेश से कहाँ से आता है वो केचुआ? विदेशी वाला एक आइसिनिया फेटिडा होता है जो इटली से आता है, इटालियन केचुआ बोलते हैं उसको। और हम अपना देसी केचुए से, जी महाराज जी, इटालियन केचुआ बोलते हैं। और ये हमारा जो खाद बनता है महाराज जी, इसमें 3.6% नाइट्रोजन होती है और उसमें 2.5 तक होती है नाइट्रोजन, जो विदेशी केचुआ होता है। इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है देसी केचुए में। देसी केचुए कैसे इकट्ठे करते हो? देसी बरसात कालीन में यहाँ हमारे आसपास एकत्र हो जाते हैं, पानी के पास में। ये पानी आसपास रहता है, यहाँ पर नमी रहती है महाराज जी। तो यहाँ पर जो हमारे सेवक लोग हैं, स्वयं सेवक लोग हैं, वो इकट्ठा करते रहते हैं उनको, और इकट्ठा करके वहाँ पर ऐसी बोरी रख लेते हैं जो गुड़ वगैरह से भींगी हुई हो, जो जिसमें थोड़ा मॉइस्चर भी रहे और थोड़ा मिठास भी रहे। तो वो सारे केंचुए एकत्र होकर वहाँ पर आ जाते हैं, उनको फिर कलेक्ट करके हम इसमें फिर नस्ल बढ़ते भी है, बढ़ते रहते हैं, इनकी नस्ल बढ़ती रहती है। केचुए आप यहाँ सेल भी करते हो? नहीं, अभी सेल नहीं करते महाराज जी, अभी तो हम अपनी तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे देसी केंचुए जो यहाँ से किए हुए हैं। ये जो है बाइसेक्सुअल होता है महाराज जी। बच्चे हैं थोड़े, इसके छोटे छोटे हैं, नहीं तो ये काफी बड़ा हो जाता है साइज में। और ये जो है हमारा 2.5 से 3 महीने में ये खाद पूरा तैयार कर देते हैं। बहुत अच्छी उत्तम प्रकार की खाद तैयार हो जाती है। इसको हम 2 से 3 टन 1 हेक्टेयर में प्रयोग करते हैं। पूरा 1 हेक्टेयर जो होता है उसमें 2 से 3 टन तक इस खाद को। 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर मतलब कितने एकड़ हो गया? 2.5 एकड़ महाराज जी, लगभग 2.5 एकड़ में करीब 2 से 3 टन केवल। 2 से 3 टन।
और उसकी पैदावार खूब अच्छी बहुत अच्छी पैदावार होती है महाराज। ये जो वर्मी कंपोस्ट हो गया है जी, वर्मी कंपोस्ट, ये कितना ज्यादा लाभकारी? ये उससे 2.5 गुना ज्यादा लाभकारी है महाराज जी। ये 2.5 गुना अपना जो केचुआ बनाता है किसान अपने घर में बना सकते हैं जी महाराज जी। जैसे 4 प्रकार की खाद के बारे में आपको हमने बताया, ऐसे 2 प्रकार के बीजामृत तैयार किए जाते हैं और 3 तरह के कीट नियंत्रक, कीटनाशक हम नहीं कहेंगे, कीट नियंत्रक तैयार किए जाते हैं। वैसे लंबे समय तक कुदरती खेती करने से कीट लगते भी नहीं है, जैसे कमजोर व्यक्ति को ही ज्यादा बीमारियां होती है, ऐसे ही जब हम यूरिया डीएपी आदि प्रयोग करते हैं तो ही फसल को ज्यादा बीमारियां होती हैं। ये जो कुदरती कीट नियंत्रक के तौर पर हमने इस स्वाभिमान संकल्प पत्र में ये अलग अलग तरह के कीट नियंत्रकों के बारे में इसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। एक निम्बादी कीट नियंत्रक है जिसमें जो है 4 किलो नीम के पत्ते, 4 किलो आक के पत्ते, आड़ू के पत्ते 4 किलो, लहसुन 4 किलो, तीखी हरी मिर्च जो है वो 4 किलो, गोमूत्र 20 लीटर, पानी 20 लीटर। ये जो है आप देख सकते हैं ये निम्बादी कीट नियंत्रक है जिसमें हरी मिर्च है, लहसुन है। ये ग्रामोद्योग के फार्म है जहां पर विश्व मुक्त कुदरती खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है और लोगों को उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ दाईं तरफ आप देख रहे हैं मिश्रित फसल चक्र के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें क्या क्या है जैन साहब? महाराज जी इसमें मूली है, मटर है, बैंगन है, साथ में गोभी भी है और दलहन फसलें भी लगाते हैं। इसमें जो है चना वगैरह की भी खेती है जिससे कि दूसरी फसलों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो हानिकारक कीट हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। यहाँ कितने प्रकार के गेहूं और वैसे गन्ना भी लगाया हुआ है। फिर एक पीछे वो जो है कौन सी फसल लगी हुई है? महाराज जी वो लाल अम्बाड़ी है, लाल अम्बाड़ी जी। उसके चाय बनाते हैं और कुछ अचार भी बनाते हैं, जैम वगैरह बनाते हैं, जैम आदि बनाते हैं जी महाराज। गेहूं की कितनी प्रजातियां? गेहूं की महाराज जी 40 प्रजातियां लगाई हमने। 40 प्रजातियां सारी देसी हैं। भारतवर्ष के बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से किसान भाइयों से हम लोगों ने एकत्र की हैं और 40 प्रकार की प्रजातियां लगाई हैं। उनका हम विषमुक्त कृषि के तहत उनका परीक्षण कर रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कौन सी प्रजाति से कितनी पैदावार होती है और हमारे यहाँ के क्लाइमेट में कितना अच्छा रिस्पॉन्स उसका आता है। तो ये 40 प्रकार की प्रजातियों का हमारा साइंटिफिक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पूरा दूर तक आप देख रहे हैं, जहाँ वो पीछे एक बाग दिखाई दे रहा है वहां तक ये खेत हैं जिनमें ये सारे प्रयोग चल रहे हैं और एक दूसरी तरफ और दूसरा फार्म है जहां पर गुरुकुल के साथ में हमारे भाई सुभाष शर्मा जी महाराज जी, सुभाष शर्मा जी जो बहुत वर्षों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो दूसरे खेत हैं। ये जो पूरा अलग अलग तरह से जो खेती का तरीका, जैसे ये गन्ना है, ये गन्ना कौन सा है? गन्ना महाराज जी ये देसी प्रजाति है, गन्ना 76 प्रजाति है इसकी। ये बीच में गैप दे रखा महाराज जी। इसमें दूसरा इंटरक्रॉपिंग लेते हैं, पहले इसमें लोबिया लिया था, दालें भी लेते हैं, इस समय गोभी लगा रखी है महाराज जी, इधर हल्दी लगा रखी है, अलग अलग फसलें लेते हैं। इसमें 12 फीट का गैप है महाराज जी दोनों के बीच में। जैसे हल्दी लगा दी थी, अब ये गन्ना जो है ये पूरा और मूली ये सब बच्चे हमारे, इसका स्वाद भी थोड़ा बड़ा जबरदस्त है जी महाराज जी। हाँ और ये मिश्रित फसल चक्र का पूरा, इसमें गाजर महाराज जी, उधर मटर, फिर गोभी। तो इसका स्वाद भी अलग ही होगा जी महाराज जी। स्वाद है आप चेक करके खा के महाराज जी खुद ही बड़ा जबरदस्त है। तो ये रसगुल्ला प्रजाति में वैसे आता है महाराज जी। हाँ खाने से पता लग रहा है जी महाराज जी, रसगुल्ला जैसा है जी। पतंजलि ग्रामोद्योग में स्वदेशी विश्व मुक्त कुदरती खेती के बहुत से प्रयोग चल रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई राजेश जैन जी ने आपको बताया कि गेहूं की 40 प्रजातियों के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर सरसों के ऊपर कार्य कर रहे हैं और गेहूं की भी दूसरी प्रजातियां हैं। अलग अलग तरह की मिट्टी है, मिट्टी एक जैसी नहीं, कैसे यहाँ तो मैंने देखा बहुत रेतीली मिट्टी थी। सैंडी मिट्टी है महाराज जी, इनका पीएच डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। यहाँ की मिट्टी उसका 6.8 पीएच है, वहाँ 7.2 तक है, ये वेरी करता है महाराज जी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट ट्रायल, कि किस प्रकार की पीएच मिट्टी में एक ही प्रजाति कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है। पतंजलि ग्रामोद्योग में विश्व मुक्त कुदरती स्वदेशी खेती का प्रयोग चल रहा है और उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी चल रहा है, जिससे कि एक एक बात को पूरी तथ्यों के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ लोगों को बताया जा सके, किसी तरह की कोई भ्रांति ना रहे। हर दिन पूरे देश भर से लोग यहाँ पर अलग ग्रुप्स में आकर के ये स्वदेशी खेती का प्रशिक्षण ले रहे हैं और हमारा संकल्प है कि पहले कुछ गाँव में आंशिक तौर पर लोग अपने लिए पहले शुरू करें और बाद में पूरे हिंदुस्तान में स्वदेशी विश्व मुक्त कुदरती खेती का ये काम आगे बढ़े।
पतंजलि ग्रामोद्योग का जो है ड्रिंकिंग वाटर का जो है पूरा प्रोजेक्ट है। और अभी क्योंकि पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे हिंदुस्तान भर में, करीब आधे लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है। और ये इस तरह का प्रोजेक्ट लोग अलग अलग जिलों में भी लगा सकते हैं, देश के अलग अलग भागों में लगा सकते हैं। उसी के प्रशिक्षण के लिए यह एक प्रयोग किया गया है। इस मशीन की जो कैपेसिटी है योगेश जी कितनी है एक घंटे की? इस मशीन की कैपेसिटी 10,000 बोतल 10,000 बोतल प्रति घंटा। और करीब 12 घंटे में 2 लाख, 12 घंटे में 1,20,000 और 24 घंटे में 2,40,000 2,40,000 बोतल प्रतिदिन इस जो है ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के अंदर ये पानी तैयार हो जाएगा। और अभी क्योंकि इसको मार्केट में भी उपलब्ध नहीं करवाया गया है, लेकिन मैं पिछले कई महीनों से इस पानी का खुद सेवन कर रहा हूँ और मैंने देखा है इस पानी के पीने से किसी भी तरह का हार्म होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। दूसरे जो बाजार में जो उपलब्ध पानी है उनकी तुलना में ये काफ़ी अच्छी गुणवत्ता युक्त पानी है। अक्सर ड्रिंकिंग वाटर हम लोग दूसरे पीते हैं, कई पानी किसी पानी से गैस बन जाती है या और कई तरह के डाइजेशन आदि की प्रॉब्लम होती है। तो ये हरिद्वार का पवित्र पानी है, पतंजलि पानी। अभी हम खड़े हैं ग्रामोद्योग के उस परिसर में जहाँ गोमूत्र का अर्क तैयार होता है। हर दिन 500-600 लीटर से लेकर के, क्योंकि अभी कुछ गायों को दूसरे परिसर में भेजा गया है जहाँ एक और गौशाला बनाई गई, क्योंकि यहाँ गायों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो 500-600 से लेकर के 1,000 लीटर तक हमें प्रतिदिन गोमूत्र मिल जाता है यहाँ। और इस गोमूत्र का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं अर्क तैयार किया जाता है। अर्क तैयार करने की ये मशीनें लगी हुई हैं और इसके लिए बाईं तरफ से स्टीम आती है और उस स्टीम से इस गोमूत्र को ऊष्मा दी जाती है, अग्नि दी जाती है। और उसके बाद में एक करीब 70 से 80% तक इसमें रिकवरी हो जाती है गोमूत्र के अर्क की। और क्योंकि गाय सब देसी हैं, कोई बीमार गाय नहीं है, और उनसे उपलब्ध होने वाला ये जो गोमूत्र है गोधन अर्क के रूप में पूरे देश भर में लोग इसका सेवन करते हैं। और गोमूत्र से बनने वाले खिलाइन में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है यहाँ। और पहाड़ों की भी गायों का गोमूत्र कलेक्ट करके उसका भी अर्क निकाला जाता है। उसके लिए उत्तरकाशी में संयंत्र लगा हुआ है, वह भी पतंजलि ग्रामोद्योग का ही है। तो पहाड़ों की गायों से गोमूत्र कलेक्ट किया जाता है, देसी गायों से। और ये क्योंकि वहाँ तो जो विदेशी गाय हैं जर्सी, हॉर्स फ्रीजन नस्ल की, वो वहाँ टिक ही नहीं सकती। तो यहाँ पर यह जो गोमूत्र है, यह पतंजलि ग्रामोद्योग की जो गौशाला है उससे गायों का गोमूत्र कलेक्ट करके और उससे अर्क बनाया जाता है। यह अर्क मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए, पेट की और लीवर की, किडनी की और स्किन की बीमारियों के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। गोमूत्र अर्क का पूरा संयंत्र ये स्टीम से चल रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ स्टीम तैयार हो रही है इस बॉयलर के माध्यम से, और यहाँ पाइप के माध्यम से उस प्लांट तक ये स्टीम जा रही है और उसके द्वारा यह गोमूत्र का अर्क तैयार हो रहा है। ये पतंजलि ग्रामोद्योग में नेचुरल सोप, माने अभी तक आप जो ट्रांसपेरेंट सोप यूज करते हो अपने घरों में, जैसे आप बहुत ज़्यादा फेमस है पियर, वो न्यूडल्स से बनता है। और ये जो सोप आपको अभी हम बताएंगे पतंजलि ग्रामोद्योग में जो बन रहा है, इसका जो बेस है वो मुख्य रूप से कोकोनट ऑयल है और ग्लिसरीन है और दूसरे कुछ बेस मटेरियल्स इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। न्यूडल्स से जो बनने वाला ट्रांसपेरेंट सोप है और ये जो कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन से जो बनने वाला सोप है, इसमें गुणों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्या खास अंतर होता है इसमें? तो ये हमारी जो स्किन होती है उसके लिए बहुत मुलायम होता है, उसको कोई नुकसान नहीं करता है। तो ये स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है
ये जो कोकोनट ऑयल से और ग्लिसरीन से जो ये सोप बनाया जा रहा है, जो नूडल्स से बनाया जाता है उसकी अपेक्षा, वहाँ इसको ऊपर जो यंत्र आपने देखा उस संयंत्र में ये जो है इसका मटेरियल जो है उसको मिक्सिंग किया जाता है। उसके बाद में ये खांचे बने हुए हैं, इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं। ठंडा होने के बाद में फिर इसकी कटिंग होती है और यहाँ पर ये कटिंग हो रही है, उधर भाई लगे हुए हैं कटिंग करने में। और ये कितने ग्राम का पैकिंग है ये साबुन का? ये 125 ग्राम का 125 ग्राम का पैकिंग है। और इसमें ये हाथ से इसकी कटिंग कर रहे हैं। हमें काट के देखिए, तो इधर से इसको फंसाते हैं। ये साबुन जो हाथ से तैयार किया जा रहा है, इसमें मशीन का थोड़ा सा प्रयोग है। और 125 ग्राम का 125 ग्राम का ये साबुन है। और इस साबुन को फिर यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं, ये इसके ऊपर लेबलिंग करती हैं और लेबलिंग करके फिर ये इस रूप में पतंजलि ग्रामोद्योग गुलाब बॉडी क्लेंजर, माने ये स्वदेशी उत्पाद है जो गुलाब की इसमें जो है इत्र है और उस प्राकृतिक खुशबू के साथ और प्राकृतिक तत्वों के साथ आपकी चमड़ी की सुरक्षा के लिए ये गुलाब बॉडी क्लेंजर और ये दूसरा लेमन फ्रेश बॉडी क्लेंजर, ये पतंजलि ग्रामोद्योग के साबुन के तौर पर जो आप इस्तेमाल करके अपने घरों में, उसके ये प्रकृति के कुदरती उत्पादन है। पतंजलि योगपीठ में जहां अभी हम खड़े हैं, ये पतंजलि परिधान का परिसर है। माने स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग जगह, कहीं पर गांव के अंदर, कहीं पहाड़ों में, अलग अलग जगह लोग जो वस्त्र आदि बनाते हैं। ग्रामोद्योग की एक यूनिट है यहाँ पर, जहाँ हम लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं। भारत में हाथ से बनाने वाले वस्त्रों को खादी या खद्दर कहा जाता है। खादी वस्त्र सूती, रेशमी या ऊनी हो सकते हैं। इन वस्त्रों के लिए सूत चरखे की सहायता से तैयार किया जाता है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। गांधी जी ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस खादी से कारीगरों को काम मिलना था, वे लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। स्वदेशी उद्योग व ग्रामो उद्योग के माध्यम से जिस स्वदेशी अर्थव्यवस्था की बात महात्मा गांधी करते थे, उसका आदर्श नमूना पतंजलि योगपीठ ने ग्रामो उद्योग प्रकल्प के अंतर्गत पतंजलि परिधानम के रूप में खड़ा है। पतंजलि योगपीठ के समीप बहादुरपुर गांव में ग्रामोद्योग के अंतर्गत हथकरघा एवं बुने केंद्र इकाई की स्थापना कर गांधी जी के सपनों को साकार किया जा रहा है। ये पतंजलि ग्रामोद्योग की मृदा इकाई है और ये हमारे भाई सुरेश प्रजापति हैं। ये इस मिट्टी के कार्य में दक्ष है, क्योंकि इन्होंने वंशानुगत रूप से इसको, कुल खानदान से इसको सीखा है। पीछे उपले पड़े हुए हैं, इसमें ये जो गमले तैयार होने के बाद उनकी सिकाई की जाती है, आपको बाद में बताएंगे। ये चिकनी मिट्टी है। कहाँ से लाते हो मिट्टी? ये स्वामी जी अपने उसके तेलेवाड़ा फार्म से, तो अपना ही खेत है, वहां से चिकनी मिट्टी इकट्ठी करते हैं और फिर इसको कितनी देर रखते हो इसे पानी में भिगो के? इसको एक रात भिगो के रखते हैं सर। एक रात भिगो के रखते हैं और फिर इसको अभी इससे क्या बनाएंगे? अभी ले लो अपनी मिट्टी ले लो, इसका कुंडा बनाएंगे जी। तो ये चिकनी मिट्टी इकट्ठी करके और उसको रात भर भिगो के रखते हैं, उसको गूंदते हैं ना अच्छे से। इसका ये जो है बिजली से चलता है ये चक्का पूरा। पहले हाथ से भी चलाते थे, घड़ा आदि बनाते थे और जो है सकोरे आदि बनाते थे। तो ये इसको थोड़ा सा इजी कर दिया है। लोग अब हैंडमेड चीज़ों की ओर वापस लौट रहे हैं, इसको बड़े तरकीब से निकालते हैं। और अब ये रात भर रखा रहेगा तो फिर ये अपने आप ही से अलग हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की डाई है
और इस डाई में रात भर जब रखा रहेगा तो फिर ये इससे अपने आप अलग हो जाता है। सुरेश इसको निकाल के दिखाओ। जब ये रात भर रखा रहेगा, ये कल के बनाए हुए हैं, तो ये जो है एक रात रखने के बाद में फिर इस तरह से ये गमला बन करके तैयार हो गया। ये ग्रामोद्योग की फिनाइल यूनिट है। यहाँ गौमूत्र के अर्क से, गौमूत्र का अर्क आसुत जल और गंधक तृण, रीठा, घोड़ा बच और तारपीन का तेल, इनसे ये बनाया जाता है हर्बल शुद्धि फ्लोर क्लींजर। गौमूत्र के अर्क और जड़ी बूटियों के द्वारा ये हर्बल फिनाइल तैयार किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गौमूत्र का अर्क है और इसके ये जो घटक द्रव्य हैं उनको मिला करके इसमें भर दिया जाता है। ये स्टील का पूरा प्लांट है और यहाँ से तैयार करने के बाद में इसको लेबलिंग करके, और ये आप इसे देख रहे हैं उसका स्टोर है पूरा देश भर में सभी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर। और अब तो धीरे धीरे ओपन मार्केट में भी इसकी बहुत डिमांड है। यह पतंजलि ग्रामोद्योग की प्रयोगशाला। और आपको हम अभी थोड़ी देर पहले फिनाइल के बारे में बता रहे थे। हमारे डॉक्टर सुरेश जैन जी को ये फिनाइल तैयार करने में करीब 3 वर्ष का वक्त लगा, तब जाकर के गौमूत्र और औषधीय गुणों से युक्त ये फिनाइल तैयार हो पाया। होता क्या था, गौमूत्र और दूसरी जो भी औषधियां आदि जो मिलाए जाते हैं इसके दूसरे बेस मेटेरियल आदि, तो उसमें सेपरेशन हो जाता था। और अभी भी आप जो बाजार से अक्सर फिनाइल आदि लाते हैं उसमें आप देखेंगे कि ऊपर पानी पानी अलग मिल जाएगा और नीचे का उसका मेटेरियल अलग होता है। फिर आप उसको ऐसे हिला करके फिर उसका इस्तेमाल करते हो। ये इसमें सेपरेशन नहीं होता है, इसके लिए करीब 3 वर्ष का वक्त लगा। और बाजार में जो आपको फिनाइल मिलते हैं वो करीब 60 से 65-70 रुपए तक का की कीमत होती है, उसकी कॉस्ट होती है। ये जो गौमूत्र से और जड़ी बूटियों से, बच से और तमाम रीठा, इन औषधियों से जो युक्त यह जो फिनाइल है, इसकी कॉस्ट है 48 रुपए, 48 रुपए। तो एक एक चीज को बड़े शोध के साथ तैयार किया जाता है और उसके बाद भी उसकी गुणवत्ता को परखा जाता है। उसी के बाद वह लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह पतंजलि ग्रामोद्योग का एक छोटा सा सीड बैंक है। अब इसको और बड़ा रूप दिया जा रहा है। यहाँ अलग अलग प्रकार के जो धान हैं, अलग अलग प्रकार के, फिर गाजर से लेकर के, और ये धान है हमारा देश में, गेहूं है। ओहो, ये गेहूं है। और ये सब बीजों को नीम के पत्ते उनमें संरक्षित किया जा रहा है। नीम के पत्ते रख देते हैं इसमें, इससे इनमें कीट नहीं लगता है। ये जो है गजानंद जो है गेहूं की प्रजाति है। तो गेहूं के बीज हैं, धान के बीज हैं, फिर अलग अलग शाक सब्जियों के बीज हैं। यहाँ पर ये लौकी के बीज हैं। अलग अलग जो किसान जो देसी प्रजातियों जिन्होंने संरक्षित की हुई है उनसे जो है पूरे देश भर से उनको कलेक्ट किया जा रहा है, फिर उनको आगे यहाँ बढ़ाया जा रहा है। जैसे हमारे भाई सुभाष शर्मा जी हैं, उन्होंने एक कद्दू से निकाला जो है बीज 70 ग्राम और एक कद्दू का वजन 28 किलो। और ये जो है इसका यहाँ पर भी प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो लोबिया और तमाम जो फसलें की जा रही हैं उनको भी फिर कलेक्ट करके रखते हैं लोगों को सिखाने के लिए और पूरे रिसर्च के लिए भी कि एक एक जो है फली के अंदर कितने दाने हैं। ये तोरई और लौकी की अलग अलग प्रजातियां हैं। ये बीज इसके अंदर अभी रखा हुआ निकाला नहीं, सुरक्षित है। ये तो काफी बड़ी हो गई जी महाराज जी। ये लगभग 2.5 फीट तक होगी इसकी लंबाई। और ये देसी प्रजाति है। गौरव की बात यह है कि देसी प्रजातियां इतनी कम लंबाई की कम मिलती हैं, हाइब्रिड ज्यादा मिलती हैं। हाइब्रिड लौकी खा रहे हैं हम लोग, ये देसी लौकी है। और ये आदिवासियों द्वारा कलेक्ट की गई थी, आदिवासी भाइयों से इसका बीज मंगाया हुआ था। ओह, और ये तोरी भी ऐसी? जी महाराज जी, ये भी काफी करीब, ये बंगलोर से, ये भी करीब 2-2.5 फीट की। ये भी बहन संगीता जी जो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है बेंगलोर में, उन्होंने ये प्रजातियां दी। बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद। संस्थान की सेवाओं से लाभान्वित होने एवं
सहयोग करने हेतु संपर्क करें।